फ्रेंड्स, जियोग्राफी के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक और उससे संबंधित प्रश्न जो कि विविध एक दिवसीय परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग देखें कि भूकंप क्या है, तो भूकंप से हमारा जो तात्पर्य होता है किसी भी भूपृष्ठ पर, यानी कि जैसे अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की यही सतह किसी भी भूपृष्ठ में जो आकस्मिक कंपन होता है, यानी कि पृथ्वी के नीचे ये पृथ्वी की प्लेटें बनी हुई होती हैं और ये जब प्लेटें खिसकती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो इनमें जो कंपन होता है इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। अब ये जो भूकंप की क्रिया है ये दोनों प्रकार से हो सकती है। कहने का मतलब है कि यह प्राकृतिक भी हो सकता है भूकंप और मानवीय भी हो सकता है। ठीक है, तो भूकंप क्या है कि जो भू की सतह है उसमें कंपन ही भूकंप है, जो कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। अब अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करें तो प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी क्रिया, यानी कि जो ज्वालामुखी हैं उनके अंदर जो आंतरिक बल है उसकी वजह से, या विवर्तनिक क्रियाएं, अस्थिरता, वलन यानी कि मोड़ पड़ जाना, और भ्रंशन यानी कि उसमें दरारें पड़ना, ये सब प्राकृतिक कारण हैं। जबकि अगर मानव जनित कारण की बात की जाए तो सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े बांध और जलाशयों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, जिनकी वजह से पूरी पृथ्वी की प्लेटें जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाती हैं, तो ये भूकंप का कारण होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा भूकंप का मानव जनित कारण है, जबकि इनमें से कौन सा भूकंप का प्राकृतिक कारण है। अब अगर देखा जाए तो भूकंप के आने से पूर्व वायुमंडल में एक गैस की मात्रा बढ़ जाती है जो कि भूकंप का संकेतक होती है। तो वो गैस की मात्रा कौन सी गैस होती है? रेडॉन। ठीक, तो भूकंप के आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस बढ़ जाती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भूकंप में कौन सी ऊर्जा निकलती है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा, यानी कि जो उसकी भूकंप में उसकी स्थिति की वजह से प्लेटों की जो ऊर्जा होती है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा भूकंप में निकलती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो 3 बिंदु से हैं कि भूकंप केंद्र क्या है। तो जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप तरंगों का अनुभव होता है वो भूकंप केंद्र होता है। ठीक है, ना कि जहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक, तरंगें जहाँ से उत्पन्न होती हैं उसको भूकंप मूल बोलते हैं। मूल मतलब यही एक बेसिक प्लेस है जहाँ से भूकंप के लिए तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। जबकि भूकंप केंद्र क्या है? जहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये कोई स्थान है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा, तो ये क्या? भूकंप मूल। और सबसे पहले यहाँ पर भूकंप का अनुभव हुआ तो ये क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र हो जाएगा। तो ये 2 बातें हुई। अब अगर भूकंप तरंगों की बात की जाए, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप से मुख्य रूप से 3 तरीके की तरंगें निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये हमारी पी तरंगे। पी को हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, यानी कि प्राथमिक तरंगे। ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और ध्वनि की तरह होती हैं। ठीक है, पी तरंगे जो होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ध्वनि की तरह होती हैं और सर्वाधिक गति भी इन्हीं की होती है। ठीक है, तरंगों की तरह ये व्यवहार करती हैं, सर्वाधिक गति इनकी ठोस में और तरल में होती है। एस तरंगों की अगर बात की जाए तो ये अनुदैर्घ्य ना होकर के एस तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, और ये प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं, सिर्फ ठोस में ही गति करती हैं, तरल में नहीं। एल तरंगे जो होती हैं ये सतही तरंगे बोली जाती हैं, सरफेस तरंगे। और यही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सबसे प्रभावशाली या विनाशकारी तरंगे कौन सी हैं? पी एस एल में तो एल तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी। अब अगर बात की जाए भूकंप के मापन की, तो इसके मापने के लिए जो स्केल होता है वो 3 हैं। एक तो रॉसी-फेरल स्केल जिसमें 1 से 11 तक मापन होता है, मार्केली स्केल जिसमें 1 से 12 तक होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है रिक्टर स्केल जिसमें 0 से 9 तक होता है। और भूकंप मापक यंत्र को हम लोग सीस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। और जो प्रशांत महासागर की आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, इसलिए परिप्रशांत पेटी सबसे ज़्यादा संवेदनशील भूकंप क्षेत्र के लिए है। हिमालय का जो पर्वतीय भाग है और उत्तर का जो मैदान है, यानी कि भारत का नक्शा अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से जो निकला, ये हिमालय का पर्वतीय भाग और नीचे की ओर ये उत्तर का मैदान। इसमें भूकंप की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है।
हल्के भूकंप अगर हैं तो उसको हम लोग सिज्मोफोन से भी माप सकते हैं, माइक्रोफोन से भी माप सकते हैं। तो भूकंप से मुख्य रूप से यही इतने प्रश्न बनते हैं जो कि मैंने सभी बता दिए। अब अगर बात की जाए सुनामी की, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तट पर आती हुई लहरें। जैसे कि समुद्र का तट है और ये पूरा समुद्र है, तो यहाँ से जो लहरें आ रही इधर की ओर, तो इसका अर्थ क्या हो गया? सुनामी हो गया। ठीक है। सुनामी लहरों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में कौन सा समुद्र है? प्रशांत महासागर है, जो कि सबसे बड़ा महासागर भी है। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा नुकसानी पहुंचाते हैं तमिलनाडु में नागपट्टनम स्थान को। परमाणु रेडिएशन की इकाई अगर मापी जाए तो वो रेम्स में मापी जाती है। तो रेम्स क्या है? परमाणु रेडिएशन की मापक इकाई है। ये प्रश्न मुख्य रूप से सुनामी से हैं, इससे अतिरिक्त नहीं आते हैं। ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो ज्वालामुखी क्या है कि एक ही छिद्र है जहाँ से लावा, राख, मैग्मा बाहर निकलते हैं। इसी छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। और ये जो तरल पदार्थ निकलता है इसको मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा में सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है। जब जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो इसमें विस्फोट होगा, जलवाष्प, लावा, ये सब बाहर निकलने लगेंगे। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होता है, कौन सा? पीलियन तुल्य, ये सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होता है। ये ज्वालामुखी का एक प्रकार है जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। धुआंरे देखा जाए अगर तो धुआंरे क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था में, मतलब जब ज्वालामुखी से सारा उद्गार निकल चुका होता है तो जो लास्ट स्टेज बचती है जिसमें गैस और जलवाष्प निकलता है उसी को हम लोग धुआंरे कहते हैं। ठीक। अब ज्वालामुखी के प्रकार भी हैं उसमें विस्फोट के आधार पर, कि अगर विस्फोट होता रहता है तो सक्रिय ज्वालामुखी है, कभी नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से तो सुप्त ज्वालामुखी है, और अगर जो बिल्कुल भी होना उसमें बंद हो चुका है तो मृत ज्वालामुखी है। तो अगर सुप्त ज्वालामुखी देखें तो जापान का फ्यूजियामा फ्यूज हो चुका सुप्त है, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकातोआ, और भी कई हैं लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ये हैं। अब अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए, सक्रिय कौन कौन से हैं? इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, स्ट्रॉम्बेली जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अब अगर मृत ज्वालामुखी की बात की जाए तो इक्वाडोर का चिम्बाराजो, म्यांमार में है माउंट पोपा, ईरान का देवबंद, एंडीज पर्वत का एकांका गुहा। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है सक्रिय है कि मृत है या सुप्त है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो एरिया बनता है उसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया अगर मापन की बात की जाए तो देखिए 4 भाग हैं रिक्टर स्केल पे। अगर जोन 2 का आता है तो उसकी तीव्रता 6 से कम होती है, जो कि देश के लगभग 46% भाग में है। अगर जोन 3 की बात की जाए जिसमें मध्यम तीव्रता का आता है तो 7 रिक्टर स्केल का अगर जो आ रहा है तो वो मध्यम तीव्रता का है, अच्छा खासा नुकसान वो कर सकता है, जो कि केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो आपके 7 रिक्टर स्केल जोन 3 में आता है। पहला जोन रद्द किया जा चुका है, पहला जोन है नहीं। ठीक है। तो टोटल 4 होते हैं। जोन 4 की अगर बात की जाए इसमें 8 तीव्रता का आता है, जम्मू कश्मीर इसमें है, हिमाचल प्रदेश और कुछ पहाड़ी एरिया हैं। जोन 5 की बात की जाए सर्वाधिक तीव्रता वाला, सर्वाधिक विनाशकारक, तो इसमें उत्तर पूर्वी भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित एरियो में से है। ठीक है। इसमें प्रत्येक स्तर अपने से पहले स्तर का 10 गुना ज़्यादा तीव्रता वाला होता है। अब अगर कुछ प्रमुख ज्वालामुखी की बात की जाए तो जो प्रमुख हैं जैसे कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना का, मौना लोआ हवाई द्वीप में, माउंट कैमरून अफ्रीका में है, एटना इटली या सिसिली में है, विसुवियस इटली में है, स्ट्रॉम्बेली भूमध्य सागर में है, क्राकातोआ इंडोनेशिया में है, इसी प्रकार से चिम्बाराजो इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है। ठीक है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है, देवबंद ईरान में है, किलीमंजारो तंजानिया में है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख हमारे ज्वालामुखी हैं। तो अगर इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विविध एक दिवसीय परीक्षाओं में इसमें से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं।
तो अच्छे से इसका अध्ययन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।